हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने सीखा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में कैसे चेंज कर देता है, उसके गति में कैसे परिवर्तन कर देता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। बहुत सारी चीज़ें आपने फोर्स के बारे में सीखा। इस वाले वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे करेंगे। हमारा चैप्टर जो चल रहा है इसमें मैं आपको 11.5 बताऊँगा और उसके आगे जो हमारे पास टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको क्लियर यहाँ पर मैं समझा दूँगा। 11.5 में हमको क्या दिया गया है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसको भी चेंज कर देता है। ठीक है। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा या फिर अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है जहाँ पर मैं आपको प्रेशर के बारे में बताऊंगा, या फिर उसके अगले वीडियो में जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा, इस चैप्टर का मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखा दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है। तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ जाकर के जो लिंक दिया रहेगा ना उसमें आप क्लिक करना, तो इस चैप्टर के सारे वीडियोज़ आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आइए भी स्टार्ट करते हैं और इसको रीड करते हैं। देखो, कुछ आपको सिचुएशन यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटी 11.5 में, जहाँ पर आपको डायग्राम देखो, जैसे कि एक आटा को यहाँ पर सोना जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना हाथ से, तो आटा का जो क्या है उसका जो हमारा शेप है वो चेंज होते रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो सीट में बैठा गया जब, तो सीट भी क्या होती है, दबती है, उसके जो स्प्रिंग होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उनके शेप में चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो रबर बैंड है उसको स्ट्रेच किया जा रहा है तो उससे भी चेंज हो गया। उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या था कि दो साइड बुक रखा गया था और उसके बीच में स्केल को पुलिया टाइप से बना करके, ब्रिज टाइप से बना करके रखा गया था, और बीच में उसका जो है ना ये येलो येलो ये एक वेट रखा जाता है। तो उस वेट की वजह से, उस फोर्स की वजह से वो क्या होता है, जो हमारा स्केल रहता है वो भी मुड़ने लगता है। तो किसी भी चीज़ में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं ना तो उसका शेप चेंज करता है। यही चीज़ आपको आगे भी दिया गया है कि अप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, यानी कभी भी जब हम लोग अप्लाई करते हैं फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उससे क्या होता है कि उसका जो उस भी ऑब्जेक्ट का जो भी हमारा शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। इस जो पॉइंट्स को मैंने जहाँ पर जो मैंने कलर किया हुआ है ना उस पॉइंट्स को आप एकदम ध्यान से देखना। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कलर किया पहले रीड करके चैप्टर को। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा कि हैविंग परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटी वुड यू हैव रियलाइज दैट ए फोर्स, यानी कि जितने भी एक्टिविटी आपने पहले किए, यानी कि प्रीवियस वाले वीडियो में जो हमारा 11.4 था, 11.3 टॉपिक था, वहाँ पर जो भी आपने चीज़ें देखा या फिर अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर 11.5 में, तो इससे कुछ हमारा निष्कर्ष निकल के आता है, कुछ कंक्लूजन निकल के आता है। वो क्या है, तो मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो फोर्स होता है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा सकता है। ठीक है। या फिर अगर मूव कर रहा है तो उससे रेस्ट में भी ले आ सकता है। उसके अलावा मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, यानी कि अगर मूव कर रहा है तो उसका स्पीड को भी बढ़ा या घटा सकता है अगर हम फोर्स लगाएंगे तो। ये आपने प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था। उसके अलावा में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वही डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में चल रहा है तो अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। उसके अलावा कि मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑन ए ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा 11.5 में कि कभी भी जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है उसको भी चेंज कर देता है। और इसके अलावा कि फोर्स में कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, यानी कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसमें से कुछ इफेक्ट होगा या फिर पूरे के पूरे इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में आप और डिटेल में आगे समझोगे। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा कि नॉन ऑफ दिस एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ ए फोर्स, यानी कि जो भी हमने एक्शन के बारे में पहले पढ़ा है कि जैसे देखो यहाँ पर आपको मैं रीड करके समझाता हूँ कि वाइल ए फोर्स मे कॉज वन और मोर ऑफ दिस इफेक्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दिस एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ ए फोर्स, यानी कि जितने भी हमने यहाँ पर अभी पढ़े ना कि इसका स्पीड को चेंज कर देगा, तो रेस्ट में तो मूव करा देगा, मूव कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर देगा, शेप चेंज कर देगा, तो इसमें से कोई भी चीज़ नहीं होगा अगर वहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा। अगर वहाँ पर फोर्स लग रहा है तभी ये चीज़ें हो सकती हैं, तभी ये चीज़ें क्या है वहाँ पर पॉसिबल है। तो ये तो था कि फोर्स के बारे में कि फोर्स से ऑब्जेक्ट का शेप जो होता है चेंज होता है। और ये जो हमारा टॉपिक था, ये 5 टॉपिक ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिमेंबर कर लेना। ठीक है। अब हम लोग आते हैं फोर्स के टाइप में कि जो फोर्स होता है हमारा वो कितने टाइप का होता है। तो देखो सबसे पहला जो होता है कॉन्टैक्ट होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारा मस्कुलर फोर्स आएगा। उसके अलावा और एक आध फोर्स दिया हुआ था, क्या था, नहीं बस मस्कुलर फोर्स दिया हुआ है कॉन्टैक्ट वाले में। अच्छा, फ्रिक्शन भी दिया है, कॉन्टैक्ट में हमारा फ्रिक्शन भी है, और फिर जो दूसरा है वो नॉन कॉन्टैक्ट है। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, तो देखो ऐसे फोर्सेज जहाँ पर हमारे मसल का यूज़ किया जाए। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो इंसान है जब बैल को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स यहाँ पर एनिमल का यूज़ हो रहा है। तो जब ये मस्कुलर फोर्स अपना लगाएंगे तभी तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी ना, वरना ये बुल्लक कार्ट जो है हमारी वो आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो जब कभी भी मसल का यूज़ करके हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसको भी मस्कुलर फोर्स कहते हैं। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा दिया भी हुआ है, मैं इसको आपको अंडरलाइन करके समझा देता हूँ कि दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल इन आवर बॉडी, यानी कि जो मस्कुलर फोर्स होता है वो हमारे बॉडी के मसल के एक्शन के थ्रू होता है।
द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जो मसल के द्वारा किया जाए, लगाया जाए, उसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ें और दी गई हैं कि इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो मस्कुलर फोर्स होता है ना हमारे शरीर का, यही हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में भी काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे काम करता है। तो इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड गेट्स पुश थ्रू द एलिमेंट्री कनाल, यानी कि आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है कि जब डाइजेस्ट करने के लिए फूड को हम लोग क्या करते हैं, जब अंदर हमारे गले से नीचे उतारते हैं तो डाइजेस्ट करने जब पेट में पहुंचता है तो एलिमेंट्री कनाल से उसको गुजरना पड़ता है। तो वहां पर भी वो क्या हो रहा है, एक तरह से फोर्स ही यूज हो रहा है। तो कुड इट बी मस्कुलर फोर्स दैट डज इट, क्या यहाँ पर भी मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा था? तो बिल्कुल वहां पर भी हमारे बॉडी के अंदर का मस्कुलर फोर्स यूज हो रहा था। यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी जो हमारे लंग्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इनहेल एक्सहेल होते हैं, यानी कि हमारा सांस अंदर जाता है और बाहर आता है, तो उस टाइम उनका भी जो साइज होता है वो क्या होता है, फूलता है फिर बंद होता है, इस तरीके से। तो वेयर आर दिस मसल लोकेटेड विच मेक ब्रीथिंग पॉसिबल, तो ये जो मसल है वो कहाँ से आते हैं हमारे अंदर? तो कैन यू लिस्ट ए फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स एक्सर्ट बाय द मसल इन अवर बॉडी, तो आपको क्या करना है, कुछ और इसी तरीके से एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर के देने। सिंपल आपको ये तो समझ में आ गया ना कि जो मसल के द्वारा फोर्स लगता है उसको ही मस्कुलर फोर्स करते हैं, मेन यही चीज़ था यहाँ पर, ठीक है। वही यहाँ पर एनिमल का जो एग्जाम्पल देकर के समझाया गया है। अब आते हैं दूसरा टाइप का फोर्स। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैंने डार्क किया, उसको भी आप रीड कर लो कि जो मस्कुलर फोर्स होता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही होता है। जैसे कि अगर ये बैल है, ये अगर इससे बंधा हुआ नहीं है, बस यहाँ पर ये ताकत लगा रहा है, थोड़ा आगे में यहाँ पर जाकर के ये ताकत लगा रहा है, तो क्या ये गाड़ी आगे बढ़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो जब तक उससे कॉन्टैक्ट नहीं किए रहेगा इस गाड़ी से, तब तक वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो कि सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन द कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मस्कुलर फोर्स जब हम कब तब लगा सकते हैं जब हम लोग ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। उसी तरीके से एक और फोर्स होता है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में आप यहाँ पर समझो कि द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए ना, इसमें क्या हो रहा है कि जो मोशन का जो स्पीड है, किसी भी चीज़ का जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर रीड करके समझा देता हूँ, मैंने इसे पहले ही रीड कर रखा है। जैसे कि देखो साइकिल जो होता है, बाईसाइकिल को जब हम लोग चलाते चलाते जब हम लोग पैडल मारना छोड़ देते हैं तो क्या वो चलते रहता है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, बाईसाइकिल रुक जाएगा। उसी तरीके से स्कूटर भी जो है वो भी क्या हो जाता है, जब हम लोग धीरे धीरे उसमें एक्सीलेटर नहीं देंगे तो वो भी क्या होगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इंजन भी क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। इंजन को स्विच ऑफ अगर हम लोग कर देंगे स्कूटर का, कार का, तो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। भले थोड़ी देर तक चलेगा लेकिन एक टाइम आएगा कि वो बंद हो जाएगा। तो अब हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वाली वीडियो में कि कभी भी कोई चीज़ अगर मोशन कर रहा है और अगर वो रुक रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर फोर्स लग रहा है। तो साइकिल भी तो चल रहा था, मोशन कर रहा था, लेकिन वो भी अचानक से रुका, इसका मतलब कि उसमें भी कुछ फोर्स लगा। तो क्या फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है ना वो अपोजिट साइड में लगता है। जैसे कि अगर आप आगे चल रहे हो पैदल, तो जो फ्रिक्शन रहेगा वो आपके अपोजिट साइड में पीछे की तरफ लगेगा, तभी आप जमीन में अच्छे से चल पाओगे, अदरवाइज नहीं चल पाओगे। उसके अलावा जो फ्रिक्शन का एग्जांपल मैं आपको क्या दे दूं, जैसे चौक जो हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना, तो ब्लैक बोर्ड में अगर आप फ्रिक्शन नहीं रहे तो वहां पर आप नहीं लिख पाओगे। फ्रिक्शन एक तरह से आप कह लो घर्षण। घर्षण समझ में आएगा नहीं, आप हिंदी मीडियम के नहीं हो ना, इंग्लिश मीडियम के, आपको फ्रिक्शन नहीं समझ में आएगा, फ्रिक्शन ही आप समझो अच्छे से। तो यहाँ पर और कुछ चीज़ों को मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस भी साइड हम लोग मोशन कर रहे हैं, जैसे हम लोग अगर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ऐसे चल रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। अगर हम लोग राइट साइड में चल रहे हैं तो जो फ्रिक्शन है वो लेफ्ट साइड में लगेगा, अपोजिट साइड में लगता है। इसीलिए हमारा जो स्पीड होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग फोर्स के बारे में दिस फोर्स इन चैप्टर 12, इस यानी जो फ्रिक्शन वाला हमारा जो टॉपिक है ना, इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 12 में और डिटेल में भी रीड करोगे। यहाँ पर देखो ये हम अच्छा नहीं, ये फ्रिक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। तो दो टाइप के आपने फोर्स पढ़ लिया है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर एक तो होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शन वाला फोर्स। अब हम लोग आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। नॉन कॉन्टैक्ट का नाम से आपको समझ में आ जा रहा है कि इसमें जो होता है शरीर से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये डायरेक्ट वाला हमारा फोर्स है। डायरेक्ट वाले फोर्स का मतलब क्या है कि आप बिना कांटेक्ट किए इसमें आपका फोर्स होगा, अप्लाई हो जाएगा। जैसे जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है उसका पहला जो एग्जांपल है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आपने जाना होगा, कभी ना कभी आप चुंबक के साथ खेले ही होगी। तो जब कभी भी देखो इस तरीके से आपको पेन रख लेना है, पेंसिल वगैरह कुछ भी, उसके ऊपर एक चुंबक रखो, ठीक है, मैग्नेट रखो, चुंबक में मैग्नेट को बोल रहा हूँ, ठीक है, और दूसरे साइड भी एक मैग्नेट अपने हाथ में ले लो। अगर आप अपोजिट साइड को करोगे ना, आपस में टच, जैसे कि ये देखो हमारा नॉर्थ पोल है और ये मान लो साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को
अपने तरफ खींचते हैं। तो अगर आप इसको अगर अपने हाथ को अगर आप पीछे खींचते जाओगे ना तो ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ते चला आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे सेम साइड को अगर करें, जैसे कि यहाँ पर देखो ये भी साउथ है और ये भी साउथ वाला पोल है, तो साउथ पोल को अगर आप एक साथ करोगे ना तो जो दूसरा वाला रहता है वो आगे भागता है। जैसे अगर आप इसके पास जाना चाहोगे तो वो और दूर उसको भेजेगा। ये चुंबक का एक खासियत है, मैग्नेट का एक तरह से आप कह लो कि ये खासियत होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है कि जो उसके जो अपोजिट डायरेक्शंस होते हैं, अपोजिट जो साइड होते हैं चुंबक के, वो पोल है ना, इसमें चुंबक की लैंग्वेज में उसको पोल कहा जाता है। तो जो अपोजिट पोल्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो क्या बोलते हैं सेम अगर हम लोग पोल को अगर आपस में टच करना चाहें तो वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैग्नेट वाला क्या हो रहा है, बिना टच किए, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि जो फोर्स लगता है तभी कोई चीज़ आगे पीछे भागता है, तो यहाँ पर तो ये टच हो नहीं रहा है, तो फोर्स तो लेकिन लग रहा है ना, तभी तो ये आगे भाग रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मैग्नेट फोर्स कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और देखो कि अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। इसको हम लोग जो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है, देखो अट्रैक्शन यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करना, खींचना, और रिपल्सन यानी कि दूर भेजना, ठीक है। तो ये एक तरह से पुश और पुल भी तो है। पुश यानी कि देखो यहाँ पर ये धक्का दे रहा है, पुल यानी अपनी तरफ खींच रहा है। तो पुश और पुल क्या होता है, पुश और पुल के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि वो भी क्या है, एक तरह से फोर्स ही है, हमने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो द फोर्स एक्सर्ट बाय ए मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि जो मैग्नेट के द्वारा एक फोर्स निकलता है मैग्नेट के अंदर से, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल जो दिया हुआ है ना, एक जो एक्टिविटी दिया हुआ है, इससे भी बेहतरीन मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। आप अपने बाल पे क्या करना, पेंसिल को या फिर पेन को, प्लास्टिक का पेन अगर है तो उसको अपने बाल पे ऐसे जोर जोर से रगड़ना थोड़ी देर तक, है ना, 30 सेकंड तक ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद ना उसको जमीन में कहीं पर धूल वगैरह होगा या फिर मान लो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े कर लेना और उस कागज़ के पास उसको ले जाना, पेन को, जैसे यहाँ पर ये दूसरे स्ट्रॉ के पास ले जा रहा है ना, उसी तरीके से आप क्या करना, ये भी देखो इसी तरीके से अपना रब किया है, तो कागज़ के ऊपर ये किसी भी चीज़ को ना जब आप रब करते हो ना तो उसके अंदर एक तरह से कह लो कि चार्ज पैदा होता है। चार्ज के बारे में आप आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, फिलहाल अगर समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज जाओगे। तो एक अंदर से उसके चार्ज पैदा होता है जो क्या करता है, या तो आपको उधर जो दूसरा वाला जो हमारा अपोजिट चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचेगा, अगर निगेटिव है ये पॉजिटिव रहेगा तो आपस में एक दूसरे को खींचता है। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आप अगर बाल में अपने पेन को रगड़ोगे और कागज़ के पास लेके जाओगे ना तो कागज़ आपके पेन से चिपकने लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपका जो पेन है वो चुंबक हो गया है और जो कागज़ है वो मैग्नेट हो गया है, मैग्नेट या फिर आप कह लो आयरन हो गया है, इसीलिए वो चिपक रहा है, इस टाइप से लगता है। तो वहाँ पर जो हमारा फोर्स लगता है, क्योंकि देखो वो भी हमारा जो प्लेस है वो चेंज कर रहा है, जैसे ये सीधा रहेगा तो ये अपने तरफ इसको खींचेगा, तो प्लेस को चेंज कर रहा है ना भाई, तो प्लेस चेंज हो रहा है यानी कि यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन टच तो नहीं हो रहा है, ये दूरी से फोर्स लग रहा है, हमने यहाँ पर पकड़ के तो इसको नहीं हिलाया, ये ऑटोमेटिक इसकी तरफ खिंचा रहा है। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखो इसी बारे में थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ एक्सप्लेन। ये स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विथ एन शीट ऑफ पेपर, यानी स्ट्रॉ को जब आप रगड़ोगे कागज में तो उसके अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा हो जाता है, ठीक है। सच ए स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी, और इस टाइप का जो भी हमारा एग्जाम्पल है जिसके अंदर चार्ज आता हो, चार्ज पैदा होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बॉडी कहते हैं। द फोर्स एक्सर्ट बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यानी कि अगर कोई भी अगर हमारा चार्ज बॉडी है, जैसे ये हमारा ये जो स्ट्रॉ था ये चार्ज बॉडी था, अब यहाँ पर ये बेचारा लटका हुआ है अनचार्ज बॉडी है, तो इसको जब अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, चाहे अनचार्ज हो या फिर चार्ज हो, अगर अपनी तरफ खींचता है तो वहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको पेन वाला बताया वो आप जरूर करके चेक करना, बहुत मजा आता है उसको चेक करने से, मैं बचपन में मुझे बहुत करता था। तो ये हमने दो टाइप का भी क्या पढ़ लिया, नॉन कॉन्टैक्ट वाला फोर्स पढ़ लिया, एक तो मैग्नेटिक फोर्स और एक ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब लास्ट जो हमारा फोर्स बच गया नॉन कॉन्टैक्ट वाला, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स जो हमारे न्यूटन भैया थे उन्होंने सर्च किया था, और मेरे जो जीमेल आईडी में मैंने इसलिए उनका नाम रखा है, भैया तो नहीं मतलब साइंटिस्ट जो गुजरे हैं बहुत बड़े, न्यूटन, उन्होंने इस फोर्स का डिस्कवर किया था। ये फोर्स क्या है कि कोई भी जो चीज़ है वो जमीन की तरफ आकर्षित होती है, एक दूसरे की तरफ, केवल जमीन की तरफ ही नहीं, एक दूसरे की तरफ खींचती चली जाती है। मैक्सिमम जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, जमीन को हम लोग रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट और थिंग fall toward the earth because it pulls them, यानी कि अगर हम कुछ भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे, है ना, या फिर ऊपर नहीं भी फेंकेंगे, अगर छत से हम लोग केवल छोड़ दे रहे हैं, कुछ भी पकड़े हुए सामान है, पत्थर पकड़े हैं और छत से उसको छोड़ दिए, तो वो हवा में नहीं उड़ेगा, वो क्या होगा, नीचे ही गिरेगा, अर्थ की तरफ, जमीन की तरफ ही गिरेगा, क्योंकि अर्थ जो होता है ना उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो खींच रहा है यानी कि वहाँ पर फोर्स लगा रहा है, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर जस्ट ग्रेविटी। इसी फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं या फिर शॉर्टकट में ग्रेविटी भी कहा जाता है, ठीक है।
दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अपनी तरफ खींचता है ना, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है, रिपल्सन नहीं करता, वो अपनी तरफ केवल खींचता है, अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी वाला फोर्स, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट, यानी जो ग्रेविटी का फोर्स है वो सभी चीज़ों में वर्क करता है, चाहे आप कुछ भी ले लो, है ना, पत्थर ले लो, कागज ले लो, पेन ले लो, अपने आप को तुम हवा में उड़ा दो, आप जमीन में ही गिरोगे, तो कुछ भी ले लो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है सभी चीज़ों को अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जमीन की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको और डिटेल में आप पढ़ दो कि ग्रेविटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, यानी कि केवल ये प्रॉपर्टी अर्थ का नहीं है, ग्रेविटी केवल हम ये सोचते हैं कि अगर अर्थ के पास है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज exert a force on every other object, this force is known as the gravitational force, यानी कि जितने भी इस दुनिया में, ब्रह्मांड में, ठीक है, यूनिवर्स में जो आप कहते हो इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, मैं हिंदी मीडियम को इसीलिए मैं ब्रह्मांड वगैरह वर्ड यूज़ कर देता हूँ, तो जो इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, फोर्स एक दूसरे पर लगाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। आपने इस वाली वीडियो में क्या सीखा, एक तो हमारा जो फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर देता है, दूसरा चीज़ आपने सीखा फोर्स के बारे में, यानी कि फोर्स के टाइप्स आपने पढ़े, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर दो फोर्स आपने पढ़ा और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा। और ये जो हमारा टॉपिक इतना मैंने कवर किया ना, इससे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में भी आता है, और अभी हम लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो वहाँ पर भी आएगा। तो इन टॉपिक्स को एकदम समझ करके आपको करना है, ये नहीं केवल रीड कर लिया और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, प्रेशर वगैरह जो जितने भी बारे में, प्रेशर के बारे में जो चीज़ दी गई है वो मैं आपको रीड करके अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद का जो वीडियो रहेगा हमारा, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे डिटेल में, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा दूंगा, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और लिखने में भी आसानी हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।